नमस्कार दोस्तों। मैं अंशुल सोनी संभवी आईएएस के ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जैसे एमपीपीएससी की परीक्षा, एमपी कांस्टेबल की परीक्षा और एमपी एसआई की परीक्षा के लिए एक ऑब्जेक्टिव सीरीज को शुरू कर रहे हैं। आज हम बायो के अंतर्गत एक टॉपिक को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कोशिका। इस कोशिका के टॉपिक को पढ़ते हुए हम बहुत से एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला दिन है और पहले दिन के हम पहले टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, नाम है कोशिका। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आखिरकार सेल शब्द को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सभी ऑप्शंस पर हम चर्चा करेंगे। आखिरकार सही आंसर क्या है, हम उस तक पहुंचेंगे। हम पहले दो ऑप्शंस की तरफ में चर्चा करते हैं कि आखिरकार दो ऑप्शन दिए हुए हैं जिनका नाम है श्लाइडेन और नाम दिया हुआ है श्वान, कि आखिरकार क्या ये इसका आंसर हो सकता है? नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। ये दोनों के दोनों साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। यदि हम बात करें श्लाइडेन और श्वान का नाम कहाँ पर आता है, तो इन्होंने कोशिका के सिद्धांत को दिया और कोशिका के सिद्धांत के तहत दो सिद्धांतों को बताया था जिनके बारे में हम आगे अभी चर्चा करेंगे। ये जो तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक, ये इसका सही आंसर है। लगभग 1665 में 1665 में इन्होंने कॉर्क के एक टुकड़े का अध्ययन किया था और कॉर्क के टुकड़े का अध्ययन करते हुए उन्होंने यह देखा कि इस टुकड़े में बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं कंपार्टमेंट को इन्होंने सबसे पहले सेल वर्ड दिया था। उन्हीं कंपार्टमेंट को इन्होंने सबसे पहले सेल वर्ड दिया। तो यदि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल शब्द मतलब कोशिका शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, तो यह उपयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया है। अब हम चलते हैं चौथे ऑप्शन की तरफ कि क्या इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, लुवेन हॉक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें याद रखना चाहिए। तो हाँ, ल्यूवेन हॉक एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका के बारे में बताया। सबसे पहले इन्होंने जीवित कोशिका के बारे में बताया था। जीवित कोशिका मतलब सबसे पहले इन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया था। तो यदि ये पूछा जाए कि कोशिका शब्द मतलब सेल शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया है, तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि सबसे पहले जीवित कोशिका के बारे में किसने बताया है, तब आंसर होगा ल्यूवेन हॉक। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी संरचना सेल थ्योरी से बाहर है? मतलब ऐसी कौन सी संरचना इन चार ऑप्शंस में से है जिसे सेल थ्योरी में इंक्लूड नहीं किया जाता है? देखिए, हर एक ऑप्शन की हम चर्चा करते हैं। ये पहला ऑप्शन लिखा हुआ है पादप कोशिका। देखिए, ये तो इसमें बिल्कुल इंक्लूडेड है ही, ये इसमें बिल्कुल शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि जब हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं तो कोशिका में हम दो टाइप्स पढ़ते हैं, जिसको हम एक को कहते हैं एनिमल सेल, एक को हम कहते हैं एनिमल सेल, या तो इसे कहा जाता है जंतु कोशिका, और दूसरी कोशिका जिसे हम कहते हैं प्लांट सेल, या तो जिसे हम कहते हैं पादप कोशिका, या तो पौधों में पाई जाने वाली कोशिका। तो ये पहला ऑप्शन तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता है। ये पहला ऑप्शन मतलब ये सेल थ्योरी में बिल्कुल इंक्लूडेड है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक कोशिका। कोशिका के दो टाइप्स होते हैं। ऐसी कोशिका जो पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है, ऐसा सेल जो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, उसे कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। और ऐसा सेल जो पूरी तरह से डेवलप होता है उसे कहते हैं यूकैरियोटिक। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है, ये सेल थ्योरी में इंक्लूडेड है। आपसे पूछा गया कि क्या इंक्लूडेड नहीं है, मतलब क्या इसमें शामिल नहीं है, क्या इसमें से बाहर है। तीसरे ऑप्शन की तरफ जब हम आगे बढ़ते तो ऑप्शन दिया हुआ है वायरस। ये इसका सही आंसर है, ये इसका सही आंसर। और आखिरकार क्यों है? क्योंकि इसमें कोशिका के जैसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। वायरस जो होता है उसमें कोशिका की तरह स्ट्रक्चर जो है वो नहीं पाया जाता है, इसलिए वायरस जो है इसका सही आंसर होगा। कोशिका के जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। और जीवित कोशिका आखिरी ऑप्शन जो दिया हुआ है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। क्या जीवित कोशिका इसका आंसर हो सकता था? नहीं हो सकता था।
क्योंकि पूरी की पूरी सेल थ्योरी जो है, ये पूरी सेल थ्योरी जीवित कोशिकाओं के बारे में ही बताती है। पूरी सेल थ्योरी जीवित कोशिकाओं से ही संबंधित है। और यहाँ पर पूछा गया है कि क्या इंक्लूडेड नहीं है, तो ये इसका सही आंसर केवल वायरस है। वायरस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बाकी के 3 ऑप्शन कोशिका के सिद्धांत में इंक्लूडेड हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि आखिरकार अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कोशिका को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक है, मतलब ये हम हमेशा इसको पढ़ते रहते हैं। कोशिका के सिद्धांत में हम हमेशा इस पॉइंट को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ है ए, यही इसका सही आंसर है। पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर है कि कोशिका को क्या कहा जाता है। कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इसे कहा जाता है। अब ऑप्शन को, आप प्रश्न को ध्यान से देखिए, कोशिका को क्या कहा जाता है। अब ये ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले हैं। अब थोड़ा सा कंफ्यूज कैसे करने वाले हैं, यहां पर देखिए। यहां पर एक शब्द का उपयोग किया गया है, केवल। और क्या केवल संरचनात्मक इकाई है? ठीक है, संरचनात्मक इकाई है वो हम मान रहे हैं, लेकिन क्या ये केवल संरचनात्मक इकाई है? यहाँ ओनली वर्ड का यूज किया गया है। क्या ओनली यही ऑप्शन है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या केवल क्रियात्मक इकाई है? मतलब क्या ओनली ये क्रियात्मक मतलब फंक्शनल यूनिट है? तो नहीं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और दोनों का कॉम्बिनेशन केवल और केवल यहां पर जस्टिफाई हो रहा है, ऑप्शन ए पर जस्टिफाई हो रहा है कि यह संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, चलो अब ये क्या होता है इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं कि आखिरकार ये क्या है। देखिए, सेल जो है हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जिस तरीके से एक घर को बनाने में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ईंट, मतलब जिसे हम कहते हैं ब्रिक। उसके बाद में घर को बनाने के लिए ईंटें जब बहुत ज्यादा मिल जाती हैं, आपस में बहुत सारी ईंटें मिलकर के क्या बनाती हैं, तो बहुत सारी ईंटें आपस में मिलकर के बना लेती हैं दीवार। बहुत सारी ईंटें आपस में मिलकर के बनाती हैं दीवार। बहुत सारी दीवारें आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, एक कमरा बना लेती हैं, मतलब एक रूम बना लेते हैं। और उसी को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो बहुत सारे रूम आपस में मिलकर के एक घर को बना लेते हैं, या तो एक हाउस को बना देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोशिका भी काम करती है। एक कोशिका मतलब एक सेल आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, तो ये बना लेते हैं टिश्यू। ये हमारी बॉडी में टिश्यू बना लेते हैं, या फिर उसे हम कहते हैं ऊतक। बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, तो ये बना लेते हैं अंग, या फिर जिसे हम कहेंगे ऑर्गन। जिसे हम कहेंगे ऑर्गन। और ऑर्गन बहुत सारे आपस में मिलके क्या बनाते हैं, तो पूरा का पूरा एक शरीर बना देते हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं बॉडी। पूरी एक ह्यूमन बॉडी को बना देते हैं। तो आखिरकार अब आप ये देखिए कि पूरे के पूरे शरीर को बनाने में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या था, सेल। सेल मतलब कोशिका। कोशिका ही इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था। सबसे छोटी इकाई जो है कोशिका ही थी। और आप इतने स्ट्रक्चर को जब आप ध्यान से देखोगे, ये जो स्ट्रक्चर हमने अभी ड्रॉ किया, ये स्ट्रक्चर जो हमने अभी बनाया है, ये आखिरकार क्या है? ये इसकी संरचना को ही तो दिखा रहा है। ये इसके संरचना को ही तो दिखा रहा है, मतलब ये इसके स्ट्रक्चर को दिखा रहा है। ये इसके स्ट्रक्चर को दिखा रहा है। तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है संरचनात्मक, इसका मतलब यही है कि इस तरीके से ही पूरे शरीर की संरचना बनी हुई है। शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सेल ही है। और अब हम बात करते हैं अगले का मतलब क्या है, क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या है। क्रियात्मक का मतलब होता है फंक्शनल। आखिरकार इस शब्द का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में जितने भी बेसिक फंक्शन होते हैं, जैसे कि ग्रोथ करना, हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, हमारी बॉडी के जरिए रिप्रोडक्शन होता है। तो वो सब कुछ आखिरकार इसी सेल की मदद से होता है। और इसलिए हम कहते हैं कि सेल जो है बॉडी की फंक्शनल यूनिट भी है। तो दोनों शब्दों के मतलब को हमने समझ लिया है कि आखिरकार स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है और फंक्शनल का मतलब क्या है। इसीलिए ये पहला आंसर ही सबसे ज्यादा इसके लिए जस्टिफाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहां पर होता है। प्रोटीन का सिंथेसिस का मतलब ये है कि आखिरकार प्रोटीन सेल के अंदर कहां पर बनता है। तो क्या वो माइट्रोकॉन्ड्रिया में बनता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। माइट्रोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन नहीं बनता। माइट्रोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को बनाने के लिए जरूरी है। माइट्रोकॉन्ड्रिया एनर्जी को बनाने का काम करता है और वो एनर्जी को बनाता है एटीपी के रूप में। अभी हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कि आखिरकार एटीपी क्या होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को बनाएगा एटीपी के रूप में। फिर अगला ऑप्शन दिया हुआ है राइबोसोम, ये इसका सही आंसर है। प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है वो राइबोसोम में ही होता है। प्रोटीन जो है वो आरएनए के साथ में मिलकर के एक राइबोसोम जो है आरएनए के साथ में मिलकर के प्रोटीन को बनाता है। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम में होता है। अब ऑप्शन सी की यदि बात की जाए, क्या लाइसोसोम इसका सही आंसर हो सकता था? नहीं। लाइसोसोम सेल को या तो सेल के ऑर्गन जो होते हैं उनको पूरी तरह से डाइजेस्ट करने का काम करता है, मतलब उनको पचा देने का काम करता है। यदि सेल कभी काम ना करे और ठीक तरीके से काम करना बंद कर दे तो ऐसी कंडीशन में लाइसोसोम एक्टिव होता है और सेल को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है, सेल को खत्म करने का काम करता है। तो लाइसोसोम भी इसका सही आंसर नहीं है। और गोल्जी एपरेटस ये भी इसका सही आंसर नहीं है। ये प्रोटीन की पैकेजिंग करने का काम करता है। ये प्रोटीन की पैकेजिंग करने का काम करता है, इसलिए ये भी इसका सही आंसर नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आखिरकार कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक स्टेटमेंट को, माइट्रोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यही इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर है और बाकी के जो ऑप्शन हैं वो सही आंसर नहीं है, वो गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल इस पे ज्यादा डिस्कस भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आखिरकार माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा बनाता है तो अब भी हमने ये देखा कि वो एटीपी के रूप में ऊर्जा को बनाता है। तो ऊर्जा जहां पर बन रही है, ऊर्जा ही तो पावर है ना। पावर किस फॉर्मेट में है? ऊर्जा के रूप में ही तो है। तो इसलिए ऊर्जा बनाने वाले इस माइट्रोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आखिरकार टोनोप्लास्ट क्या है। अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है। टोनोप्लास्ट किसको कहते हैं? हर एक ऑप्शन की तरफ हम चर्चा करते हैं कि कोशिका भित्ति का संबंध है क्या टोनोप्लास्ट से? नहीं, कोशिका भित्ति का संबंध टोनोप्लास्ट से नहीं है। ऑप्शन बी ये जो लिखा हुआ है ये है इसका सही आंसर, कि रसदानी की झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल जो है वो है इसका संबंध टोनोप्लास्ट से है। अब ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। रसधानी की झिल्ली मतलब वैक्यूल, और वैक्यूल की जो बाहरी लेयर होती है उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये देखिए, ये मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ। रसधानी की जो झिल्ली होती है उसके बाहरी भाग को कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया एक टोनोप्लास्ट। ये है पूरा वैक्यूल। ये है पूरा वैक्यूल आपको दिखाई दे रहा है। किसी भी सेल के अंदर एक जो रिक्तिका पाई जाती है, एक जो वैक्यूल पाया जाता है, ये उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर का ये जो बाहरी भाग, ये जो बाहरी लेयर आप देख रहे हो, ये बाहरी लेयर, इस बाहरी लेयर को कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये जो बाहरी लेयर देख रहे हो आप, इसे कहा जाता है टोनोप्लास्ट। ये क्या करती है? ये इस पूरे वैक्यूल को प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। ये इस पूरे वैक्यूल को ही रक्षा करने का काम करता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है टोनोप्लास्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाँ ये इसका सही आंसर यहाँ पर टिक कर देते हैं। सही आंसर है राजधानी की झिल्ली टोनोप्लास्ट, ये इसका सही आंसर है। और बाकी के ऑप्शन जो हैं ये इसमें जस्टिफाई नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है, या तो लाइसोसोम को, ये जो सुसाइडल बैग लिखा हुआ है इसके लिए एक और शब्द का उपयोग किया जाता है, इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली। अब आखिरकार इसे आत्महत्या की थैली या फिर सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? देखिए,
ये जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है, ये जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है, ये है इसका बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि उनमें अपघटित एंजाइम होते हैं, बिकॉज दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, बिकॉज दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब यह जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये क्या होता है? ये बड़ा ही पावरफुल एंजाइम होता है। इसमें इतनी क्षमता होती है कि यदि ये सेल के बाकी के ऑर्गन, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉय, जैसे जो भी दूसरे सेल हैं, सेल के ऑर्गन हैं, उनके ऊपर यदि ये आ जाए, उनके ऊपर यदि इसका प्रभाव पड़ जाए, है ना, उनके ऊपर यदि ये छिड़क जाए, तो ऐसी कंडीशन में वो पूरे के पूरे ऑर्गन डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पूरी की पूरी सेल ही डेड हो जाती है, और हम उसको सामान्य भाषा में कहते हैं कि कोशिका का पाचन हो गया, ये उसको अपघटित कर देगा, कोशिका को पूरी तरह से खत्म कर देगा। तो सेल को पूरी तरीके से ये क्या कर देता है? पचा देता है। सेल जब कभी काम करना बंद कर दे, तो ऐसी कंडीशन में उसे खत्म करने का काम लाइसोसोम करता है। ये खुद ही फट जाता है। लाइसोसोम के अंदर ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है, ये भरा हुआ होता है, और जब ये खुद फटता है, तो इसके अंदर भरा हुआ ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम पूरी कोशिका में फैल जाएगा, और पूरी की पूरी कोशिका जो है खत्म हो जाएगी, या फिर हम उसे कहेंगे पूरी कोशिका को ये डाइजेस्ट करने का काम कर देगा, कोशिका को पचा देगा, पूरी कोशिका को खत्म करने का काम कर देगा ये। ठीक है। अब ये लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि क्या ये कोशिका को सहारा प्रदान करता है? नहीं, ये कोशिका को सहारा प्रदान नहीं करता है। कोशिका को सहारा प्रदान करने का काम सेल वॉल का होता है, लेकिन सहारा प्रदान करने का काम लाइसोसोम का नहीं होता है। ये कोशिका के विभाजन को प्रारंभ करता है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है नहीं, ये विभाजन करने का काम नहीं करता है। कोशिका को विभाजन करने की जिम्मेदारी सेंट्रोसोम की होती है। और यह ऊर्जा को संग्रहित करता है? नहीं, ऊर्जा को संग्रहित भी नहीं करता है, क्योंकि ऊर्जा को संग्रहित करने की जिम्मेदारी माइट्रोकॉन्ड्रिया की है, उसके अंदर ही ऊर्जा बन रही होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, और मुझे लगता है कि तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट को ये इसका आंसर तो पता ही होता है। इसका सही आंसर है 23। इसका सही आंसर है 23। 23 जोड़े गुणसूत्र जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसको समझिए कि आखिरकार ये क्या है। टोटल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, और जब इनके जोड़े बनाए जाते हैं, तो तब ये हो जाते हैं 23। 23 गुणसूत्रों के जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है। इनमें से जब किसी संतान का जन्म होता है, तो संतान के जन्म होते समय 22 जोड़े मेल से और 22 जोड़े फीमेल से एक से होते हैं, मतलब माता पिता से 22-22 जोड़े एक से होते हैं। मेल में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो होता है एक्स वाई, ये हम बात कर रहे हैं मेल की। और फीमेल में जो गुणसूत्र एक अलग से पाया जाता है, उसको कहते वो होता है एक्स और एक्स। तो ऐसी कंडीशन में जो किसी भी बच्चे का जिस बच्चे का जन्म होने वाला है, उसका जेंडर डिसाइड करने में मेल का ये एक्स्ट्रा गुणसूत्र जो है, ये जिम्मेदारी निभाता है कि बच्चा जो होगा, जो क्या बोलते हैं, जिस बच्चे का जन्म होना है, वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो इस पर डिपेंड करता है। ये इस पर डिपेंड करेगा। तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती हैं। जोड़े के हिसाब से यदि पूछा जाए तो कितने होते हैं? 23 होते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया 23। ये बिल्कुल सही आंसर है। ये जो ऑप्शंस हैं ये गलत हैं, ये नहीं हो सकते हैं। अगला ऑप्शन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता क्या है? आखिरकार प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, उसमें ऐसा क्या स्पेशल होता है? तो ऑप्शन इसके देखिए, हर एक ऑप्शन की तरफ ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन ए, माइट्रोकॉनिडिया की उपस्थिति। तो माइट्रोकॉनिडिया की उपस्थिति प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। ये इसका आंसर जो है नहीं हो सकता है, माइट्रोकॉनिडिया की उपस्थिति।
अगला ऑप्शन दिया हुआ है नाभिक रहित डीएनए, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक नहीं पाया जाता है, यही इसका सही आंसर है। प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषता ये होती है कि इनमें नाभिक नहीं पाया जाता है, पूरी तरह से विकसित नाभिक इसमें नहीं होता है। जबकि इसके अपोजिट एक और तरह का कोशिका पाई जाती है जिसको कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। उसमें ये सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, नाभिक भी पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा। जितने ऑर्गन्स के बारे में हम सेल के अंदर पढ़ते हैं, लगभग लगभग वो सभी ऑर्गन जो हैं यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं, ये पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। ऑप्शन सी कह रहा है विकसित एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये भी नहीं होगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी नहीं पाया जाता है। और अगला लिखा हुआ है न्यूक्लियोलस की उपस्थिति, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सही आंसर इसका ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है सेंट्रियोल कहां पर पाए जाते हैं? सेंट्रियोल कहां पर पाए जाते हैं? देखिए, सेंट्रियोल जो है वो सेंट्रोसोम के अंदर पाया जाता है। और ये किसमें इंपॉर्टेंट होता है? ये जो सेंट्रियोल है ये कोशिका के विभाजन में, कोशिका का विभाजन करने में इंपॉर्टेंट होता है, मतलब सेल को डिवाइड करने में इसका रोल होता है। और यह केवल और केवल देखा जाए तो जंतु कोशिका में पाया जाता है, एनिमल सेल में यह पाया जाता है। ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाएगा, यह कवक कोशिका है, मतलब जो फंगी सेल होते हैं उनमें नहीं पाया जाएगा। जो एनिमल सेल होते हैं, जंतुओं की जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें कोशिका को विभाजन करने के लिए सेंट्रियोल पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइटोसिस का सही क्रम कौन सा है? माइटोसिस का सही क्रम कौन सा है? हमें इसके सीक्वेंस को पहचानना है कि आखिरकार माइटोसिस का सही क्रम क्या होता है। तो चलिए इसके इमेज की मदद से, इसके डायग्राम की मदद से हम समझते हैं कि आखिरकार माइटोसिस का सही क्रम जो है वो क्या होता है। माइटोसिस कोशिका के विभाजन का एक सीक्वेंस है, और उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ही कोशिका का विभाजन होता है। ये देखिए, ये यहाँ पर एक माइटोसिस की पूरी प्रक्रिया दिखाई दे रही है। और इस पूरी प्रक्रिया में हम ये देखते हैं ये एक नॉर्मल सेल है, मतलब अभी यहाँ पर सेल का डिवीजन जो है उतना ज्यादा शुरू नहीं हुआ है। ये जो अगला आप ये देख रहे हो, ये जो आप अगला ऑप्शन देख रहे हो, इसे कहते हैं प्रोफेस। ये है प्रोफेस। और प्रोफेस में किसी भी सेल के अंदर जो गुणसूत्र क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं उनमें हलचल होना शुरू हो जाती है, वो अपने स्थान को बदलने लगते हैं। फिर जब अगले स्टेप पर जाते हैं तो अगले स्टेप को कहा जाता है मेटाफेस। मेटाफेस की कंडीशन में स्पिंडल फाइबर की मदद से ये क्रोमोसोम एक सीक्वेंस में जमा हो जाते हैं। ये एक सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो जब ये एक सीक्वेंस में जमा हो जाते हैं तो इस स्टेप को कहा जाता है मेटाफेस। मेटाफेस के बाद में अगला जो स्टेप है उसे कहा जाता है एनाफेस। और एनाफेस में स्पिंडल फाइबर की मदद से ही यह क्रोमोसोम दूसरे दूसरे पोल्स में जाना शुरू हो जाते हैं। ये इस पोल में जाने शुरू हो जाएंगे, ये इस पोल में जाना शुरू हो जाएंगे। दोनों जो है अपना स्थान पूरी तरह से बदलने लगते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये जो क्रोमोसोम है ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इसे कहा जाता है एनाफेस। और अगला जो फेस है उसे कहा जाता है टेलोफेस। और टेलोफेस की कंडीशन में आप ये देखिए कि क्रोमोसोम पूरी तरीके से अलग अलग भागों में बट चुके हैं, हालांकि ये न्यूक्लियस अभी जुड़ा हुआ दिखाई देता है। और इसके अगले स्टेप में क्या होगा, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। तो यदि देखा जाए इनका सीक्वेंस क्या बन रहा है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस, है ना। इसे आप शॉर्ट में पी, एम, ए और टी भी लिख सकते हो, पी, एम, ए और टी। अब हम ये देखते हैं कि आखिरकार प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस ऑप्शन में, हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन में कहां पर आ रहा है। तो ये देखिए, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस पहले ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है।
ये आपको पहले ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ये आप जब पहला ऑप्शन देखेंगे तो प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस, यही इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि आखिरकार अगला क्वेश्चन ये है कि फोटोसिंथेसिस किसमें होता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? प्रकाश फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि प्रकाश से ऊर्जा को लेकर के अपने जरूरी ऊर्जा में उसे बदलना। और ऐसा काम करते हैं पौधे, ये काम होता है प्लांट्स में। प्लांट्स जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं। प्रकाश, सूर्य से मिलने वाली रोशनी को वो एब्जॉर्ब करके, सूर्य से मिलने वाली रोशनी को पकड़ करके वो ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट, यही इसका सही आंसर होगा। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल प्लांट्स में ही पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में पाया जाता है। और इसमें एक और चीज पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस को करने में मदद करता है। ऑप्शन इसका सही आंसर है। और यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, राइबोसोम की, गोल्जी बॉडी की, तो ये तीनों ही इसके गलत आंसर होंगे। सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है वो है पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पौधों की कोशिका भित्ति जो है वो किससे मिलकर के बनी होती है? तो क्या वो प्रोटीन से मिलकर के बनी है? नहीं, वो प्रोटीन से मिलकर के नहीं बनी है। क्या वो लिपिड से मिलकर के बनी है? नहीं, वो लिपिड से भी नहीं बनी है। क्या स्टार्च से? नहीं, ये भी इसका सही आंसर नहीं है। ये जो ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है सेल्यूलोज, ये इसका सही आंसर है। पौधों की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति का मतलब क्या होता है? कोशिका भित्ति का मतलब होता है सेल वॉल। और पौधों की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। अब सेल्यूलोज के बारे में एक दो फैक्ट हम और देख लेते हैं कि आखिरकार सेल्यूलोज क्या होता है। तो पूरी प्रकृति में पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला यदि कोई कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, मतलब ऑर्गेनिक यदि कुछ सबसे ज्यादा है, तो वो क्या है? वो सेल्यूलोज ही होता है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि कपास में भी सेल्यूलोज, कपास मतलब कॉटन में सेल्यूलोज अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। एक शब्द यूज किया जाता है रेयान या तो रेजिन, उसमें भी जो सेल्यूलोज है वो अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है बी, मतलब पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आइकॉनिक बैलेंस बनाए रखने में कौन मदद करता है। ये जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है यही इसका सही आंसर है। ये जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है रसधानी, ये ही इसका सही आंसर है, जिससे हम कहते हैं वैक्यूल्स। ठीक है। अब देखो ये क्या है, आखिरकार रसधानी क्या होते हैं? सेल के अंदर एक बड़ा स्थान होता है जिसके अंदर कुछ जरूरी चीजें सेल की होती हैं, जैसे कि सॉल्ट। सॉल्ट जो पाया जाता है वो इसी रसधानी के अंदर पाया जाता है। और सॉल्ट आखिरकार किस रूप में होता है? तो सॉल्ट होता है सोडियम के रूप में, सॉल्ट होता है पोटेशियम के रूप में। और ये सोडियम और पोटेशियम ही आयन होते हैं। और जब आयन यदि राजधानी के अंदर पाए जा रहे हैं तो आयन का बैलेंस, मतलब आइकॉनिक बैलेंस बनाने का काम भी कौन करेगा? यही करेगा। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी नाभिक और ऑप्शन डी राइबोसोम इसके गलत आंसर हैं। ये नहीं हो सकते हैं, सही आंसर ऑप्शन ए ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रोमैटिन किसका कॉम्प्लेक्स है। अच्छा क्वेश्चन है, क्रोमैटिन किसका कॉम्प्लेक्स है? और अच्छी बात यह है कि ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। हमें ऑप्शन बी, सी, डी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर ही क्रोमैटिन बना हुआ होता है। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के क्रोमैटिन बना हुआ होता है। अब यह भी पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा प्रोटीन पाया जाता है।
तो इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं हिस्टोन। एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर बनता है, और हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जो हैं वो क्रोमेटिन के कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्रोमेटिन मिलकर के बनता है डीएनए और प्रोटीन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस ऑर्गेनल का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये कि आखिरकार ऐसा कौन सा अंग है सेल का जिसके पास में अपना डीएनए पाया जाता है और अपना राइबोसोम पाया जाता है। पहले ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। क्या गोल्जी एपरेटस में अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है? नहीं, इसमें डीएनए नहीं पाया जाता, अपना राइबोसोम नहीं होता। ऑप्शन बी है लाइसोसोम, इसमें भी नहीं होता। ऑप्शन डी लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी नहीं होता। सही आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। उसके पास में अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट जो है ये सही आंसर है। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ईआर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ईआर का फुल फॉर्म क्या है? ईआर का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर इसे कहा जाता है अंतःप्रद्रव्यी जलिका। और ये कितने टाइप्स की होती है? तो ये दो टाइप्स के होते हैं। ये कितने टाइप्स के होंगे? ये दो टाइप्स के होते हैं। देखिए इसका मैं आपको इमेज होता है तो वो दिखाता हूँ कि आखिरकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कितने टाइप्स के होते हैं। ये देखिए, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर जिसे हम कहते हैं खुरदुरा अंतःप्रद्रव्यी जलिका। अगला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर इसे कहा जाता है चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जलिका। अभी आखिरकार स्मूथ और रफ क्या है? ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भाग जिसके ऊपर ये डॉट डॉट दिखाई देते हैं। ये आप डॉट देख रहे हैं, ये डॉट बना हुआ है, ये डॉट बना हुआ है, ये डॉट बना हुआ है। ये डॉट जो है ये राइबोसोम होते हैं और ये ही प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऐसा भाग जिसके ऊपर ये राइबोसोम के कण पाए जाते हैं वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ऐसा भाग जिसके ऊपर ये कण नहीं पाए जाते हैं वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरीके से राइबोसोम के कितने भाग हमने देखे? तो राइबोसोम के दो भाग हमने देखे हैं, एक है रफ और एक है स्मूथ। ये इसका सही आंसर है। ये इसका सही आंसर है। ये है इसका सही आंसर, रफ और स्मूथ दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल थ्योरी के कथन है। देखिए ये सेल थ्योरी के पूरे कथन यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आखिरकार सेल थ्योरी या तो कोशिका सिद्धांत क्या कहता है। देखिए पहला ऑप्शन ये लिखा हुआ है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, ये सेल थ्योरी का पहला कथन है, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। दूसरा लिखा हुआ है कि कोशिका संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यह भी हमने पहले भी डिस्कस किया था। हम ये देख चुके हैं कि आखिरकार इसे स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं और आखिरकार इसे फंक्शनल क्यों कहते हैं। तो ये सेल थ्योरी का सेकंड नंबर का स्टेटमेंट है, यह बिल्कुल सही है। और ये दोनों के दोनों सिद्धांत किसने दिए थे? तो ये सिद्धांत दिए हैं श्लाइडेन और श्वान नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दोनों के दोनों सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, ये दोनों सिद्धांत किसने दिए हैं? श्लाइडेन और श्वान ने दिए हैं। अब हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, मतलब सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल ऐसा होता है और ये सेल थ्योरी का तीसरा स्टेटमेंट है।
ये सेल थ्योरी का तीसरा स्टेटमेंट है। और एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है विर्चो, उन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया था। उन्होंने स्लाइडेन और श्वान के दिए हुए दो सिद्धांतों को आगे बढ़ाया था और तीसरे नंबर के इस सिद्धांत को दिया था। अभी आगे जब हम ऑप्शन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी आखिरकार यह प्रश्न आएगा। तो ये जो ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, यही आंसर इसका सही है, क्योंकि ये तीनों ही सही स्टेटमेंट हैं। ये तीनों जो है सही स्टेटमेंट हैं। कोशिका का सिद्धांत मतलब सेल थ्योरी में ये तीनों ही स्टेटमेंट आते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली दो चीजों से मिलकर के बनती है, इसको देखिए आप। जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीजों से मिलकर के बनता है। पहला होता है प्रोटीन, ये इसका सही आंसर है, प्रोटीन से मिलकर के बनता है। और दूसरा होता है लिपिड, ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बनती है, इसलिए ए और सी सही आंसर है। मतलब ये ऑप्शन डी जिसमें ए और सी दोनों का जिक्र किया गया है, ये इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। अब प्लाज्मा झिल्ली किस चीज से बनी होती है? सॉरी, ये क्वेश्चन अब भी हमने सॉल्व किया है, ये कुछ गलती हो गई है। हाँ, अगला क्वेश्चन आ नहीं पाया है। हाँ, वेस्ट किससे नष्ट होते हैं, मतलब जो वेस्ट होते हैं आखिरकार उनको डिस्ट्रॉय कौन करता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा की है। हमने एक शब्द के बारे में चर्चा की थी कि आखिरकार लाइसोसोम क्या होते हैं, पहले के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हुए। और लाइसोसोम को सॉल्व करते हुए ही हमने ये देखा था कि इस लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और यह हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसी भी कोशिका को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। और यहाँ पर यही बोला गया है कि वेस्ट किससे नष्ट होते हैं। देखिए, ऐसी कोशिका, ऐसा सेल जो पूरी तरीके से खराब हो गया है, वो वेस्ट ही तो है आखिरकार। और उस वेस्ट को अलग करने का, उस वेस्ट को खत्म करने का काम कौन करेंगे? तो उस वेस्ट को खत्म करने का काम लाइसोसोम ही करेंगे। ये इसका सही आंसर है। अब ऑप्शन ए, सी और डी की तरफ देखते हैं। क्या इसका आंसर ए हो सकता था? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं, इसलिए ये सही आंसर नहीं है। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस जो होते हैं वो प्रोटीन की पैकेजिंग करने का काम करते हैं, ये भी इसका सही आंसर नहीं है। और फिर देखा जाए रसधानी, तो रसधानी में कुछ जरूरी चीजें स्टोर रहती हैं, जैसे सॉल्ट वगैरह, और सॉल्ट होता है सोडियम और पोटेशियम के रूप में, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है। ये भी इसका सही आंसर नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक मिनट जरा, ये अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इसके आगे के जो भी अगले क्वेश्चंस होंगे उसे हम इसी के पार्ट बी में सॉल्व करेंगे। कोशिका का ही हम पार्ट बी भी अभी लाएंगे, और पार्ट बी में हम कोशिका के आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। और इसी के साथ अब मैं अपने इस लेक्चर को यहाँ पर खत्म करता हूँ। संभवी आईएएस के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।